पूरा सियासी चूल्हा चौका जो था वो आपने चलाया भी, जलाया भी, और जब रोटी बनी तो फिर तो हमने ये साबित कर दिया कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। मुकेश अग्निहोत्री और बकाया जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा दखल नहीं देता। राजनीति में हम अपनी शर्तों पे काम करते हैं। एक बवाल उठा हुआ है कि कांगड़ा को अपना हिस्सा नहीं मिला और उसमें हमीरपुर के भी कुछ लोग रह गए हैं। अरे देखिए, मंत्रिमंडल का गठन करना मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। कहीं आपको ब्राह्मण होने वाली बात मार गई और एक बॉर्डर लाइन पे जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो आपको मार गई, तो आपका ऑरा नहीं देखा गया। बाकी ठीक है, आपका कास्ट की बात करते हैं, हो सकता है संभव है। इतने टांग खींची आपने सीएम की कुर्सी वाली तरफ को या हालात ने, क्योंकि प्रतिभा सिंह भी आपकी फेवर में नहीं आई। आप बताएं, लोग एक बार आते हैं दूसरी दफा चले जाते हैं। हम अगर 5 दफा लगातार जीते हैं तो जो है जनता ने कुछ तो देखा होगा। तो सरकार चलाने में मुकेश अग्निहोत्री का सहयोग क्या रहेगा? नहीं, सरकार का संचालन मुख्यमंत्री जी ने करना है और वो अपना नीतियां, कार्यक्रम, अपना एजेंडा जो है तय करेंगे। आपने ना ठाकुर जयराम के जिस तरह उनके आप एक तरह से उनके पीछे अपने अग्निबाण लेके चले रहते थे कि जिस तरह से सरकार को काउंटर करना चाहिए नेता विपक्ष को, वो काउंटर नहीं कर पा रहे। चीफ मिनिस्टर नेता विपक्ष का जाहिर तौर पे होगा। तो मुख्यमंत्री अभी सेटल हो रहे हैं और रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए, तो हनीमून पीरियड है अभी तक। आपकी सरकार आ गई, पर अगर कायदे से देखा जाए तो वो अफसर आज भी वही हैं जो उस दौर में थे। तो क्या लगता नहीं सर कि बेड़ा गर्क फिर कांग्रेस का भी हो सकता है? वो जो है ये सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर आने वाले मेरे को लगता है बजट सेशन तक या उसके आसपास सारे जो है बदलाव हो जाएगा। विधायक प्राथमिकता की जो किस्तें थी वो रोक दी गई। हम तो विधायक नीति के पक्षधर हैं, हम मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के महकमों में मुख्यमंत्री की पूरी नजर रहती है। अनुराग ठाकुर भी हमीरपुर पार्लियामेंट्री से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की टीम ये सीट निकाल लेगी जब तक आपके साथ बाकी टीम नहीं होगी। एक ना रिवाज नहीं है चला मत्था टेकने वाला, शांता जी के पास मत्था टेको, धूमल जी के पास मत्था टेको, है ना। आप तो कहीं भी माथा नहीं टेक रहे। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर तो ब्राह्मण भी होते जा रहे हैं। 100 दिन में आपको छक्के छूटते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मसला हो जा रहा है जिससे सरकार घेरे में आ रही है। इतना IQ फिर बाकी लीडर्स में क्यों नहीं है आपके? क्यों नहीं बोलते वो इस चीज के ऊपर? नहीं, मतलब फेलियर है। जो CPS है वो कहीं ना कहीं मंत्रियों पे हावी होने शुरू हो चुके हैं। कांगड़ा हवाई अड्डे से जुड़ा हुआ कि इतना ज्यादा शोर मचा हुआ है और आपकी सरकार आते ही इतने ज्यादा हॉट के इश्यूज पे क्यों, अब मैं तो यही शब्द यूज करूंगा सामान्य भाषा में, कि इतने पंगे क्यों लिए जा रहे हैं कि जिसको होता जाता कुछ नजर नहीं आ रहा है। हकीकत की बात अभी इन्होंने सामने ला दी कि अगर गग्गल एयरपोर्ट के चक्कर में पड़े तो बहुत सारे विकास जो हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। राजनीति में सिर्फ सत्ता का ही लाभ, लोभ और लालच नहीं होता है। राजनीति में कुछ साबित करने का भी था, साबित हमने कर दिया। अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। सियासत में एक बात कही जाती है पालनहार, और जब पालनहार का जिक्र आता है तो अक्सर ये होता है कि एक नेता के फेस पे या उसकी जो कवायदे होती हैं उसके लिहाज से सियासत का आने वाला दौर जो है वो तय होता है और मौजूदा दौर भी तय होता है कि रिफ्लेक्शन क्या जा रही है। तो आज उसी तरह के मैं स्पष्ट तौर पे कहूँगा कि पिछले 5 साल से जो कांग्रेस के पालनहार रहे सदन से सड़क तक और सड़क से आम आदमी तक, वो थे मुकेश अग्निहोत्री। तो आज हमारे साथ हैं मुकेश अग्निहोत्री, उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश। सर स्वागत। धन्यवाद। कैसा लग रहा है सर? सरकार बन गई, 3.25 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया और जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि एक पालनहार की छवि होती है आदमी की, तो आपने पिछले 5 साल में ये चीज़ें डेवलप कर ली थी कि अगर वीरभद्र सिंह ने उन्होंने अगर आपके ऊपर भरोसा जताया था वो कहीं गलत नहीं था। आपने अपने आप को साबित कर दिया। तो पूरा सियासी चूल्हा चौका जो था वो आपने चलाया भी, जलाया भी, और जब रोटी बनी तो फिर उसमें क्या लगता है आपको कि क्या हुआ? नहीं, देखिए, सवाल भूमिका का होता है कि कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेतृत्व ने और विशेष तौर पे श्री राहुल गांधी जी ने मुझे जिम्मेवारी दी थी हिमाचल प्रदेश में प्रतिपक्ष के नेता के तौर पे, और एक ही बात कहा था कि हमें हिमाचल प्रदेश में भाजपा के रथ को रोकना है। जी जी। और वो रथ हमने रोक दिया।
आप पूरे देश का आप माहौल देखते हैं जी। उस माहौल के बीच में अगर हिमाचल एक अपवाद है और हिमाचल में एक नई शुरुआत हुई है जी। तो हमने पूरी ताकत से, तन्मयता से, लगन से जो है भाजपा का रथ रोक दिया। जबकि केंद्र में मोदी जी की सरकार थी, हिमाचल प्रदेश में जयराम जी की सरकार थी, रिवाज बदलने की बातें हो रही थी, लगातार जो है फिर से सरकार बनाने की बातें हो रही थी। तो जो हमें जिम्मा दिया गया था हमने वो भूमिका का निर्वहन कर दिया। हमें इस बात की संतुष्टि है कि हमने जो मुद्दा था कि क्या भाजपा का रथ रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा सकता, तो हमने ये साबित कर दिया कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। वो बात मैं आपकी समझ रहा हूँ। फिर हिम्मत क्यों टूटी आपके हाईकमांड की कि जब सरकार लानी थी तब मुकेश अग्निहोत्री जरूरी? देखिए, ये फैसले तो हाईकमान के हैं। हाईकमान ने जो फैसला किया आपको मैं एक बात कहूँ सर, बीच में टोक रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि आपको कास्ट फैक्टर भारी पड़ गया। नहीं, अब जो भी फैसला किया हो, जो भी मुद्दे रहे हों, वो अलग बात है। लेकिन हर व्यक्ति को जीवन में एक मिशन दिया जाता है। मुझे पिछले 5 साल में एक मिशन दिया गया था। वीरभद्र सिंह जी के 50 साल के कार्यकाल के बाद अगर कोई लीडर ऑफ अपोजिशन का जिम्मा किसी को मिला और एक नई शुरुआत हुई तो हमें फ़ख्र है कि हमने उसको साबित कर दिया। हमने प्रदेश जानता है कि हमने रत्ती भर भी जो है समझौता नहीं किया। मैं अकेला आदमी हूँ जिसने 5 साल के कार्यकाल में। मुकेश भाई, अभी तो समझौते आपको बहुत करने पड़ रहे, फिर जब विपक्ष में थे तब तो कोई समझौता नहीं किया। आपका 5 साल समझौता किस बात का? ठीक है, पार्टी ने अब नेतृत्व का जो है सत्ता में रहते हुए नेतृत्व का फैसला किया है। सुखविंदर सुक्खू प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। हमें अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है तो कुछ तो कारण रहा होगा जो प्रदेश में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद भी सर्जित करना पड़ा। बाकी ठीक है, आपका कास्ट की बात करते हैं, हो सकता है संभव है। नहीं तो फिर क्या, मैं वही चीज़ आ गई सर कि क्या फिर कोई वो चीज़ें नहीं रही कि बंदे का अगर पॉलिटिकल जो पुराना उसका एक बायोडाटा है वो नहीं देखा जाता फिर क्या कांग्रेस में? ऐसा है कि बायोडाटा हमारा बिल्कुल सही है। हमने अगर 15-20 साल पत्रकारिता की है, डंके की चोट पे की है। अगर हमने लीडर ऑफ ऑपोजिशन की है, डंके की चोट पे की है। और अब हम राजनीति में अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आपको पता है राजनीति में हम अपनी शर्तों पे काम करते हैं। बिल्कुल हैं और उस पे हम काम कर रहे हैं। जो भी मैं बहुत ज़्यादा दखल नहीं देता, लेकिन दखल मैं नहीं देता। मुझे जो विभाग मिले हैं मैं उनमें संचालन करना चाहूँगा। जल शक्ति विभाग जो है प्रदेश में पानी देने का काम है, सिंचाई का काम है, चाहे सीवरेज का काम है, चाहे फ्लड का काम है, उसके चलते हम अपना रोड मैप तैयार कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, बहुत बड़े घाटे में है, 1350 करोड़ रुपए के घाटे में है। 1200 बस हैं तो ज़ीरो बुक वैल्यू की हो गई हैं। अब इसी महीने जो है 15 साल जो बसें पूरी कर चुकी हैं वो सड़कों से हटानी है। 200-300 के आसपास बसें हैं, तो इसलिए चुनौतियाँ हैं। हम उस पर काम कर रहे हैं। हाँ जी, मैं सर यहाँ पे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आधिकारिक तौर पे सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ऑरा कुछ और भी होता है। और जो कांग्रेस कैडर की बात करूं तो वहाँ पे भी ये बात अक्सर उठ के सामने आ रही है कि मुकेश अग्निहोत्री और बकाया जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है। और इसके बीच में ये चीज़ें आ रही हैं कि आप कहीं और इंटरफेयर नहीं कर रहे। बीइंग ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो आप कर सकते हैं, हर विभाग से पूछ सकते हैं। आप जल शक्ति और ट्रांसपोर्ट दोनों में फोकस किए हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट हिमाचल प्रदेश में सर्जित किया गया जी। कोई वजह होगी? नहीं, वजह तो हिमाचल में नहीं हुआ आज दिन तक 50 साल से। आपको क्या वजह लगती है? सुनिए, 50 साल से नहीं हुआ जी। अगर इस बार सर्जित किया गया है
वो कोई तो कारण रहा होगा कि पार्टी नेतृत्व ने सोचा होगा। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट जो है महाराष्ट्र में फडणवीस जो है चीफ मिनिस्टर के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। उधर लालू जी के बेटे बिहार में जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। इधर चौटाला के परिवार जो है वो जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। अभी मनीष सिसोदिया जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, या यूपी में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहीं बनाए जाते हैं उनका कोई मतलब होता है और कोई अहमियत होती है। और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाना चाहता कि आपको लगता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अहमियत नहीं दी जा रही है। अगर आपको ये लगता है, मेरा सवाल नहीं है, ये जो पब्लिक परसेप्शन है, मैं उसकी बात मैं अपना काम कर रहा हूँ जी। मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। मैं जिस मुद्दे पे काम कर रहा था, मुझे जिम्मा था सरकार बदलने का। बदली गई कि नहीं बदली गई, आप ये बताओ। बदली गई ना, तो आदमी को मिशन था वो दे दिया गया, हमने वो साबित कर दिया गया। राजनीति में सिर्फ सत्ता का ही लाभ, लोभ और लालच नहीं होता है। राजनीति में कुछ साबित करने का भी था, साबित हमने कर दिया। पूरा प्रदेश जानता है कि संघर्ष हुआ है और हमने जो है सरकार लाई है। अब से याद आया सर कि अभी मैं देख रहा हूँ, मैं क्या हर कोई देख रहा है कि आपने ना एक मतलब आपने एक जो डेकोरम होता है एक कुर्सी का, उसके लिहाज से भी आप चले हुए हैं। आपने ना ठाकुर जयराम के जिस तरह उनके आप एक तरह से उनके पीछे अपने अग्निबाण लेके चले रहते थे, वो ड्रॉप आउट हैं। और अब कायदे से देखा जाए तो वो हमला कर रहे हैं। तो अब आपके चुप होने की वजह से ये चीज़ सामने आ रही है कि जिस तरह से सरकार को काउंटर करना चाहिए नेता विपक्ष को, वो काउंटर नहीं कर पा रहे। नहीं देखिए, ऐसा है उसमें आमना सामना अगर देखा जाएगा तो चीफ मिनिस्टर और नेता विपक्ष का होगा। नहीं, उन्हीं का चीफ मिनिस्टर और नेता विपक्ष का जाहिर तौर पे होगा। पहले मैं नेता विपक्ष था तो मेरा मुख्यमंत्री के साथ सीधा टकराव था। अब जब व्यवस्था बदली है, नई व्यवस्था के हिसाब से ये तो सीधी बात है। तो इसलिए अभी तो 100 दिन हुए हैं, तो मुख्यमंत्री अभी सेटल हो रहे हैं और रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए। ये तो हनीमून पीरियड है अभी तक, बीच का। वो तो हनीमून भी नहीं मनाने दे रहे आपको सर बीजेपी वाले। नहीं वो ठीक है। अब बीजेपी भी ये सोच रही है कि अगर मुकेश अग्निहोत्री ने डे 1 पे अटैक कर दिया था तो हम भी जो है उसी हिसाब से जो है प्लान करें। ठीक है, उनके अपने फैसले हैं। और उसकी एक वजह ये भी है कि आगे लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव आने की वजह से वो आक्रामक हो रहे हैं। दूसरे भाजपा में भी नेतृत्व का बहुत बड़ा संघर्ष है। सर आपने अभी एक बात कही, 100 दिन हो गए सरकार को। 100 दिन में आपको छक्के छूटते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पूरे प्रदेश में कहीं ना कोई ऐसा मसला हो जा रहा है जिससे सरकार घेरे में आ रही है। हालिया तौर पे बात करूं तो सीमेंट उद्योग 70 दिन के लगभग उनका वो पंगा चलता रहा। लास्ट में ये बात आ गई, बीजेपी वाले बोले हमने सॉल्व किया, आपकी सरकार कहे हमने सॉल्व किया। हालांकि उसकी परिस्थितियां, मैं चाहूँगा कि अब मेरे साथ जो पत्रकार है मुकेश अग्निहोत्री वो बात करें। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बात मैं नहीं करूँगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर से। उसके बाद आपका हाल ही में मणिकर्ण वाला कांड हो गया सर। आपके ऊना में शव सरकार वहाँ पे सड़क पे रख के सरकार घेरे में रही, और अब ले देकर कांगड़ा एयरपोर्ट का मसला गर्मा चुका है। तो सरकार दिख कहाँ रही है सर? नहीं देखिए, ये तो जो अराजकता का माहौल है जी, ये भारतीय जनता पार्टी पैदा करने की कोशिश कर रही है। ये सब तो बयान तो आपकी तरफ से आ रहे कि छोटी मोटी सी घटना है। नहीं, ये मुझे नहीं मालूम कि आप क्या रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अराजकता का माहौल कायम करना चाहती है। ये देख के कि केंद्र में उनकी सरकार है, हम यहाँ पे जो है बवंडर मचा के रखें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये जैसे ही पहला बजट आएगा और हम अपने गारंटीज़ की तरफ बढ़ेंगे। एक बात मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है, आंदोलन हुआ और 60-70 दिन तक चला और वो आंदोलन अब समाप्त हो गया। लेकिन मसला ये है कि क्या जो हमने वायदे किए हैं क्या हम उनको पूर्ण करने की दिशा में बढ़ रहे हैं कि नहीं। लगता है आपको? ये मैं आपको ये बता देता हूँ, वायदे हमने किए हैं
हम लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं और गारंटियां सारी पूरी होंगी। हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटे हैं, हम 1 कदम भी पीछे नहीं हटे हैं। जैसे भाजपा पूरे प्रदेश में एक जो है धारणा देने की कोशिश कर रही है कि सरकार ने जो है झूठे वायदे कर दिए, ऐलान कर दिए थे और हमारे से सत्ता छीन ली, और ये जैसे जयराम कहते हैं कि 37,000 वोटों से या 35,000 वोटों से सरकार बदली है, तो 35,000 से चाहे बदली हो, लेकिन 15 सीटों के अंतर से बदली है। 15 सीटें जो है। मुकेश भाई, ये आपका काउंटर आया पहला कि ये छोड़िए कि कितने 0.9 या 37,000 छोड़िए, बात करिए उन 15 सीटों की जो हारी हैं अभी उन्होंने हाल ही में। इतना आईक्यू फिर बाकी लीडर्स में क्यों नहीं है आपके? क्यों नहीं बोलते वो इस चीज के ऊपर? नहीं, मतलब फेलियर है ना, राज किया जा रहा है आज की डेट में, ना विपक्ष की भूमिका निभाई जा रही है। नहीं, अब साहब धीरे धीरे जो है रफ्तार पकड़ेगी गाड़ी और सारी बातें जो है सामने आ जाएंगी। तो माने कि मुकेश अग्निहोत्री फिर फ्रंट फुट पे होंगे, सत्ता में होने के बावजूद टकराने के लिए मुकेश अग्निहोत्री आगे आएंगे। बात बता दूं, मैंने अपना भूमिका निभा दी है। मेरी भूमिका थी इस प्रदेश में भाजपा को सत्ता विहीन करने की, कांग्रेस का राज स्थापित करने की, मैंने कर दिया। चल रहा है सर, राज चल रहा है। और जो मेरी ताकत थी मैंने उसको जो है पूरे तन्मयता से लगा के हमने कर दिया। आगे अब जो हमने गारंटियाँ दी हैं उनको परिपूर्ण करने के लिए जो रणनीति अख्तियार करनी होगी उसमें हमारा जरूर दखल होगा। वो हम मुख्यमंत्री जी से बात भी करते हैं, उनके साथ चर्चा भी हो रही। जैसे हमने आपके सामने पहली गारंटी जो है कर्मचारियों से हमने कहा था, कर्मचारियों से जिस ढंग से हमने कहा था कि हम उनको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, तो हमने ऐलान कर दिया, पहली कैबिनेट में कर दिया। और उसके बाद अब हमने जो है उसका SOP बना दी। अब हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई, और वैसे भी कांग्रेस शासित राज्यों के लिए तो ये थंब रूल ही है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें बढ़ेंगी 8,000 करोड़ रुपया तो वापस नहीं, वो पैसा जो है वो ठीक है दिल्ली में जमा है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व तो मदद करे, पैसा दिलवाए, लेकिन इसमें बिल्कुल ये नहीं है कोई पैसा दे या ना दे। हम कमिटेड हैं कि हमें पैसा जो है कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी है, किसी भी परिस्थिति में करनी है। हम जैसे मर्जी अपने संसाधन अर्जित करें। आपके सामने अभी हमने सिंचाई विभाग में और पानी विभाग में, जल शक्ति विभाग में वाटर सेस लगा दिया। वाटर सेस लगाया, पन बिजली परियोजनाओं से 4,000 करोड़ रुपए का उससे प्रस्ताव है राशि अर्जित करने का। तो हम चाहे रिसोर्स मोबिलाइजेशन करें, हम चाहे कोई और साधन लगाएं, लेकिन हमने अभी आपके सामने आबकारी नीति में, श्राव नीति में कितने सालों के बाद इस बार ऑक्शन करने का फैसला हुआ। ऑक्शन तो सर आपके जो स्क्रैप था बद्दी में, उसके लिए भी बोला गया कि, और उसमें आरोप भी लग रहे हैं कि स्क्रैप इतने हजारों करोड़ का निकलता था, उसमें कांग्रेस अभी कब्जा करने के मूड में है। जो कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि जो स्क्रैप था, तो ऐसा लगता नहीं सर कि मंत्रियों के बीच में और जो बाकी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं लाइन लेंथ नहीं मिल पा रही है? जो छोटे नेता हैं वो बड़े नेताओं पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि देखो सरकारें तो एक अनुशासन से चलती हैं। मंत्री का अपना रुतबा है, मंत्री की अपनी जगह है। कानून की दृष्टि से हर चीज़ के लिए जवाबदेह मंत्री है, और रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत जो है उसको जो है कल दिन को कोई विवाद हो जाता है, उसका जवाब देना मंत्री का जिम्मा है। इसलिए मंत्रियों को तो अपनी भूमिका निभानी है। सर, आप भी एक दौर में CPS वाले उसमें रहे थे, उस तरह का सारा था। अभी जिस तरह से माहौल बना हुआ है, तो जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ये मानना है कि जो CPS है वो कहीं ना कहीं मंत्रियों पे हावी होने शुरू हो चुके हैं। नहीं, वो तो अपने अपने विभाग की बात है। वो तो मंत्रियों को देखना है जो उनके साथ अटैच्ड CPS हैं कि उनको कैसे ग्रूम करना है। ये ग्रूम करने का संस्थान है। ये सब आपको पता है। CPS का संस्थान भी सबसे पहले इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जी जो है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने थे। हमारे अहमद पटेल जी वो भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने थे। ये संस्थान जो है सीखने का संस्थान है, लर्निंग का इंस्टीट्यूशन है। आगे फाइल को कैसे डील करना है, अब इस मुद्दों को कैसे डील करना है। इस मामले पे तो बीजेपी सुप्रीम को दूसरा न्यायिक रुख अपनाने वाली है कि CPS रहेंगे नहीं रहेंगे। कुछ एक ऐसे फैसले भी हैं जो उस तरीके से जाएंगे। पर मैं खैर थोड़ा सा दूसरी तरफ चलता हूँ कि आपने कहा कि मेरा काम था सरकार बनाना, कांग्रेस को सत्ता में लाना।
अब सरकार क्यों नहीं चल रही है सर? अब सरकार चलाने वाली बात आ गई, क्योंकि ये पब्लिक कंजम्पशन है, ये मेरी कंजम्पशन नहीं है। तो सरकार चलाने में मुकेश अग्निहोत्री का सहयोग क्या रहेगा? नहीं, सरकार चलाने का क्या, ये तो सामूहिक जिम्मेवारी होती है जब सरकार में। लेकिन ऐसा है ना कि ठीक है, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो एक पदनाम है, किसी को सम्मान देने के लिए उनके साथ जो है राजनीतिक सम्मान देने की बात है। और सरकार का संचालन मुख्यमंत्री जी ने करना है, और वो अपना नीतियाँ, कार्यक्रम, अपना एजेंडा जो है तय करेंगे। बाकी मैंने आपको कहा कि मेन एजेंडा तो तय है, वो तो हमारी गारंटियाँ हैं, वो हमारा धर्म है उसको लागू करना। गारंटियाँ लागू करना हमारा धर्म है। और जो हमारा घोषणा पत्र है वो हमने नीतिगत दस्तावेज बनाया है, उसको लागू करना और करवाना जो है ये हमारा जिम्मा है। तो हम उस पर लगेंगे। ये सिर्फ एक धारणा, दो बातें जो फैलाई जा रही हैं खास तौर पे कि जी कांग्रेस गारंटियों के प्रति गंभीर नहीं है। अरे भाई, अभी 100 दिन तो हुए, 100 दिन में लागू थोड़ी हो जानी थी, लेकिन एक मंशा स्पष्ट कर दी कि हाँ, हम अपनी गारंटियों के प्रति गंभीर है। इसीलिए ओल्ड पेंशन स्कीम का जो है पूरी तरह जो है उसको लागू करने का फैसला किया। और बाकी भी जो गारंटीज़ हैं, चाहे महिलाओं को दी हुई गारंटी है, बिजली को दी हुई गारंटी है, वो जो कैसे कैसे लागू होनी है वो हम शुरू कर रहे हैं। सर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको कि गारंटीज की बात करी, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत ज़रूरी एक रोल रहता है ऑफिसर्स लॉबी का। मेरे को याद है जब आपने नेता विपक्ष बने थे तो आपने एक बात कही थी जयराम सरकार को, उस दौरान सामने आप नेता विपक्ष से सामने बींगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे, तो आपने कहा था कि ये जो अभी नई फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ है उसमें आपने एक्टर जरूर नए हैं, लेकिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वही पुराने हैं, और जिस तरह से इन लोगों ने हमारा बेड़ा गर्क किया था ये आप आपका करेंगे। ये आपके सदन में आपने कही थी ये चीज़। तो सर, अब तो फिल्म भी द्वारा बदल गई, अब आपकी सरकार आ गई, पर अगर कायदे से देखा जाए तो वो अफसर आज भी वही हैं जो उस दौर में थे। आज उनके पद थोड़े से आगे पीछे हो गए, तो क्या लगता नहीं सर कि बेड़ा गर्क फिर कांग्रेस का भी हो सकता है इन हालात में? क्योंकि प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो आई लॉबी अभी तक नहीं। देखिए, ऐसा है, ये राजनीतिक सरकार है, ये पॉलिटिकल सरकार है। बीजेपी की सामाजिक सरकार थी क्या? नहीं, सुनिए, ये एक मैंडेट मिला है, एक पार्टी को मैंडेट मिला है, और धीरे धीरे जो है पार्टी जो है फ्रंट पे आएगी, पार्टी फ्रंट पे आएगी। सरकार नहीं अभी फ्रंट पे आई सर इस मसले पे, क्योंकि अफसर तो पुराने ही हैं। ये अफसरशाही गौण हो जाएगी ये समय के साथ साथ। बहुत बड़ी चेतावनी आ गई है सामने की अफसरशाही गौण हो जाएगी। अब आप अपना सवाल जारी रखिए। हाँ, ये देखिए, सीधी बात है, पॉलिटिकल सरकार है, पॉलिटिकल चेहरे ही आगे आएंगे, राजनीतिक फैसले ही होंगे, और उनको जो है ट्रांसलेट करने का जिम्मा ब्यूरोक्रेसी पे लगना है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि कुछ चेहरे जो है कुछ नहीं सर, पुराने चले हुए, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ठीक है, नहीं, वो जो है ये सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर आने वाले मेरे को लगता है बजट सेशन तक या उसके आसपास सारे जो है बदलाव हो जाएगा। पहला बजट पेश होने दीजिए, सरकार की नीति और मंशा स्पष्ट हो जाएगी। दूसरा, ये लोग जो है ऐसा नहीं होगा कि जिन लोगों ने पहले राज किया अभी भी वही करेंगे। उम्मीद एक तरफ से जगा दी है, और ये बहुत बड़ी बात कही मुकेश भाई ने कि थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिनके नाम से ये सारी चीज़ें होती हैं तो उनकी जो फौज है वो सारी बदली जाएगी। सर, बजट की बात करी आपने, कांगड़ा एयरपोर्ट का मुद्दा है, बजट सर इतना देंगे? नहीं, देखिए, बजट तो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, और बजट के बारे में मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बयान रखेंगे, और कोई भी किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो उसकी सार्वजनिक मंचों से चर्चा करे। वो तो अब कुछ दिन बाकी हैं, 14 तारीख से विधानसभा शुरू हो रही है, तब आपके सामने आ जाएगा। तो लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि चंद दिन इंतज़ार कीजिए। ठीक है, अभी तक तो बातें क्या है, भाजपा ने मंडी का हवाई अड्डा बनाने का फैसला किया जी। आप मानते हैं कि जयराम की सबसे बड़ी नाकामी मंडी में
ड्रीम प्रोजेक्ट को टेक ऑफ स्टेज तक भी नहीं ला पाए। आपने 1 इंच ज़मीन भी नहीं खरीदी, आपने 1 पैसा भी नहीं दिया। आपने अभी कहा था जयराम जी ने कि मैंने 1000 करोड़ का बंदोबस्त किया। 1000 करोड़ कहाँ है? ना तो फाइनेंस कमीशन ने कोई पैसा दिया, ना केंद्र सरकार ने कोई पैसा दिया, ना स्टेट के बजट का कोई पैसा जो है कोई ऐसा है अलग से रखा हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ा है कि सरकार की सबसे बड़ी नाकामी कि एक प्रोजेक्ट और उसी को आप आकार नहीं दे पाए। दूसरा फिर शिव धाम की बात जयराम जी करते हैं। हम भी भोलेनाथ को मानते हैं, हम भी भगवान में आस्था रखते हैं। बढ़ना चाहिए, प्रोजेक्ट बढ़ना चाहिए, लेकिन आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहिए था। जब आपने मंडी में एक प्रोजेक्ट शुरू किया, आपको समय रहते क्या आप मुख्यमंत्री रहते आप 200 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट कर पाए? ये भी एक विडंबना ही है। बाकी तो ठीक है, मेरे पास कल्चर डिपार्टमेंट है, हम इंश्योर करेंगे कि वो मतलब आपका कहना है कि जयराम जी का सपना आपके हाथ में है? नहीं, वो देखिए ये तो ईश्वर का मसला है, भगवान का मसला है, इसमें हमारा बहुत दखल नहीं है। उसमें क्यों बात है? भगवान ने वो ही नहीं था उसमें, लेकिन करना चाहिए था, समय रहते करना चाहिए था। तो इसलिए ऐसे ही जो है, अब अनुराग ठाकुर जी केंद्र में है। अब उन्होंने कहा था कि मैंने ऊना से हमीरपुर रेल लाइन पहुंचानी है, 3 बजट निकल गए, लेकिन 1000 रुपया जो है बजट आ रहा है। अब ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो है उसमें बताते हैं कि जयराम जी ने जो है जो पूंजी लगाने से इनकार कर दिया। आप पूंजी लगाएंगे सर? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्हीं की पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं, तो उन्होंने उसके पूंजी नहीं लगाई। तो इसलिए दोनों एक दूसरे से संघर्ष करते रहे, तो ना उनका ड्रीम प्रोजेक्ट सिरे चढ़ा, ना इनका ड्रीम प्रोजेक्ट सिरे चढ़ा। तो इसलिए सरकारें जो होती हैं एक समय के लिए होती हैं। उस समय अवधि के अंदर आपको जो करना है वो करना पड़ता है। ये नहीं होता, मैं आमतौर पे लोगों को आदत पड़ गई है, अब सरकार 25 साल के लिए आ गई है, अब सरकार 20 साल के लिए आ रही है, 10 साल के लिए आ गई। सरकार 5 साल के लिए आती है, और उस 5 साल के बाद जनता ने द्वारा मैंडेट देना होता है। वो क्या फैसला करे, जैसे हिमाचल में भी हुआ, बदल दिया रिवाज। नहीं, एक रिवाज बदलना होता है। मैं थोड़ा सा फिर टोक रहा हूँ आपको। एक रिवाज बदलना होता है, एक होता है कि भाई सत्ता में लाना। आपने बोला कि मैं सत्ता में लेके आ गया कांग्रेस को, आपको क्या मिला क्या नहीं मिला वो अलग चीज़ है। पर जिस तरह से ये अभी का मैंने सवाल था मेरा कांगड़ा हवाई अड्डे से जुड़ा हुआ कि इतना ज़्यादा शोर मचा हुआ है, और आपकी सरकार आते ही इतने ज़्यादा हॉट के इश्यूज़ पे क्यों, अब मैं तो यही शब्द यूज़ करूँगा सामान्य भाषा में, कि इतने पंगे क्यों लिए जा रहे हैं कि जिसको होता जाता कुछ नज़र नहीं आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये जैसे आप इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, हवाई अड्डे प्रोजेक्ट की बात, या और भी प्रोजेक्ट्स की बात आती है। मुझे याद है कि जब मैं पहली दफ़ा पढ़ा था, हमारे वहाँ मंदिर का एक प्रकरण हुआ था, और उसके बाद जो है वो मंदिर भी बना, हम द्वारा भी जीते, और लोगों ने हमें साथ भी दिया। कोई भी काम जो है राजनीति में आपने करना है, जब आप विकास का कोई मॉडल भी तय कर रहे हैं, हमें जनता को विश्वास में लेके ही फैसले करने हैं। तो यहाँ भी डायलॉग होगा, बात होगी। लोग डायलॉग करने के लिए भी तैयार नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। राजनीति में आपको हमेशा ही डायलॉग के लिए दिमाग खुला रखना पड़ता है। प्रपोजल आते हैं। सर, व्यवस्था परिवर्तन की बात हुई, यहाँ पे वही टीम आ गई जो बल में थी। कौन सा व्यवस्था परिवर्तन कहाँ पे है सर? अब ये मुझे ये मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन ये है कि हिमाचल प्रदेश में देखो, ना एयर कनेक्टिविटी है, ना हिमाचल प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी ढंग से बन पाई है। रोड कनेक्टिविटी में भी बहुत बड़ा अभी तक काम होना है, 4 लेन्स बननी है, बहुत कुछ केंद्र पे आश्रित है। और ऐसा भी है कि माना जाए कि हवाई अड्डा भी केंद्र पर आश्रित है। नहीं, नेचुरली अगर केंद्र के हमारे पास जो बजट है, हमारी फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ है, हमें कर्मचारियों को तनख्वाहें देनी है, पेंशन देनी है, विकास के लिए हमारे पास बजट कम रह जाता है, और कि एक बजट एक तरफ लग जाएगा, पूरे प्रदेश को क्या मिलेगा? और हमें अपने गारंटियां भी पूरी करनी है, और उसके बाद हमें अपने वायदे भी पूरे करने हैं। लोगों की बहुत बड़ी उम्मीदें हैं हमारे से, क्योंकि ऐसा है कि जो बातें आप कर रहे हैं, क्योंकि सरकार नहीं आई है, लोगों की हसरतें हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बदलाव हुआ है, ये जो बातें कही गई हैं सारी पूरी करे। तो हमें उस और बढ़ना है,
ये जितने भी वायदे हैं, संकल्प हैं, घोषणाएं हैं, मैं देखता हूं कि आप भी लगा देते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री ने ये कहा था वीडियोस लगा के। जो हमने कहा था उनके लिए हम वचनबद्ध हैं, हम उसकी लड़ाई जो है लगातार जारी रखे हुए हैं, और इसलिए जो कहा गया उसको हम करेंगे। एक बड़ा ईमानदारी वाला जवाब भाई साहब ने यहाँ पे दिया कि वादे दूसरों को भी देखने पड़ेंगे, कि जो पूरे प्रदेश के साथ वायदे हुए हैं, और जिस तरह से एक हकीकत की बात सामने आनी चाहिए, वो हकीकत की बात अभी इन्होंने सामने ला दी कि अगर गग्गल एयरपोर्ट के चक्कर में पड़े तो बहुत सारे विकास जो हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। सर, अभी आपने इलेक्ट्रिक बसों की बात करी है और उसका बहुत ज़्यादा शोर भी है, और एक थोड़ा सा एक पॉलिटिकल सवाल रहेगा मेरा आपसे कि उप मुख्यमंत्री के महकमों में मुख्यमंत्री की पूरी नज़र रहती है, ठीक है, वो भी वही बयान देते हैं, वही बयान आपके भी आते हैं, बाकायदा तो किसी इसमें देख नहीं रहा है, अभी दिख नहीं रहा है। एक जर्नलिस्टिक अप्रोच की बात करूँ तो कि बाकी भी कहीं इंटरफेरेंस हो रही है। मैं अपने विभागों के लिए जिम्मेवार, सुनिए, उप मुख्यमंत्री के नाते मेरा जो सामाजिक निर्वहन करना है मुझे, वो मैं कर रहा हूँ, और लेकिन मैं ये स्पष्ट आपको करना चाहता हूँ, अब पानी का मसला है आपके सामने। हमने पानी में जो है टेंडर की प्रक्रिया बदल दी जी, शॉर्ट टेंडर कर दिए, और मैं एक्सियन की पावर अलग कर दी, एससी की बढ़ा दी, चीफ इंजीनियर की 50 करोड़ तक कर दी, अनलिमिटेड पावर इंजीनियर इन चीफ की कर दी, और उसके बाद जो है बिड कैपेसिटी की शर्त लगा दी। तो हमने जो कार्टलाइजेशन था जो कामों में, वो हमने ख़त्म करके हमने जो है प्रतिस्पर्धा का दौर ला दिया, नंबर 1। उसके बाद हमने जो है वाटर सेस का मसला था, वो हमने रिकॉर्ड टाइम में ऑर्डिनेंस बना के उसको कानून बनाने के लिए विधानसभा में हम ला रहे हैं। फिर उसके बाद हम फिनांसिंग का मसला है, हम ये दिल्ली में ले गए कि 50% काम हो चुका है, 286 करोड़ खर्चे जा चुके हैं, आप 300 करोड़ हमें दो, उसको हम ले चुके हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्टें हमने बनाई हैं काफ़ी, जैसे बीत एरिया वगैरह के ऊना की का काम है, या दूसरे घुमारवी के काम है, या तीसरे, ये सब हमने मसले जो है दिल्ली में पहुंचा दिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बना के ऑफिसर्स को दिल्ली रवाना कर दिया। 336 करोड़ की पहली किश्त बकाया थी दिल्ली से, वो हम लेके आ गए, और उसकी वो किस्तें तो आ गई। हाँ। विधायक प्राथमिकता की जो किस्तें थी वो रोक दी गई। सपने तो आपकी सरकार, अब मैं आपकी सरकार बोल लूँगा, बड़े दिखा रही है, पर विधायकों तक की निधि रोक दी गई। सर नहीं, हम तो विधायक नीति के पक्षधर हैं, हम मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं। अच्छा, लग रहा है अब इसमें चलूँगा सर कि इसमें अब मैं उप मुख्यमंत्री से बात करूँगा। एक बवाल उठा हुआ है कि कांगड़ा को अपना हिस्सा नहीं मिला, और उसमें हमीरपुर के भी कुछ लोग रह गए हैं। तो उसमें ये आ रहा है कि हमीरपुर पार्लियामेंट्री से जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, एक मैसेज दिया जा रहा है कि आगे तो किसी और की ज़रूरत नहीं है। ये लगता है आपको सर कि ये ठीक चीज़ है? नहीं, देखिए, मंत्रिमंडल का गठन करना मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, किसको क्या बनाना है ये मुख्यमंत्री जी और इन कंसल्टेशन विद हाई कमांड या जो भी करना था वो हुआ है। और अभी तक 3 सीटें खाली हैं, अभी लोगों को अकोमोडेट किया जाना है, और अहदे खाली हैं, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने हैं, चेयरमैन्स बने हैं, तो संतुलन बनाने का दृष्टि में आगे बढ़ रही है सरकार, और आने वाले समय में ये चीज़ें। यहाँ पे एक थोड़ी सी बात में फिर कहना चाहूंगा कि दिल ना छोटा कीजिए, भले ही उप मुख्यमंत्री हैं लेकिन दिल पूरे प्रदेश के लिए बराबर रखा हुआ है। तो इसके अलावा सर कोई आपकी तरफ से, मैं आपकी सरकार को संदेश चाहूँगा, जो मंत्री हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, मंत्रियों को और दूसरों को क्या कहना चाहेंगे? सब अपने अपने डिपार्टमेंटों को स्ट्रीमलाइन करने में लगे हुए हैं, और आने वाले समय में हो जाएगा। अभी जुम्मा 100 दिन तो हुए हैं, ये तो हनीमून पीरियड होता है, ये तो टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं अभी तक वो चल रही हैं। और आपको पता है, कोई संगीतकार भी आता है, पहले तो 15 मिनट तो जो है स्टेज सेट करने में लगता है, तो स्टेज सेट करने का तो सरकार को, मुख्यमंत्री को समय आपको देना चाहिए, एक रीजनेबल टाइम होता है। और उसके बाद जो है सरकार उड़ान ले रही है, एक पहला बजट आ जाएगा, उसके बाद सरकार उड़ान लेगी, नीतियाँ स्पष्ट हो जाएगी, कार्यक्रम स्पष्ट हो जाएंगे, उसके मुताबिक काम आगे बढ़ने लगेंगे। जी, चलो सर, एक बड़े टीवी चैनल करते हैं ना, रैपिड फायर फलाना ढमकाना जो होता है, अपने से तो वो होना नहीं जी ना जनाब।
एक ना रिवाज नहीं है चला मत्था टेकने वाला, शांता जी के पास मत्था टेको, धूमल जी के पास मत्था टेको, है ना। आप तो कहीं भी माथा नहीं टेक रहे। नहीं मैं टेकता हूँ, मंदिरों में मत्था टेकता हूँ मैं। तो मैं भगवान में आस्था रखता हूँ। मैं जाता हूँ, ज्वालामुखी जाता हूँ, चिंतपूर्णी जाता हूँ, और ये हमारे आराध्य स्थल है। कल्चर डिपार्टमेंट मेरे पास है, मंदिरों की व्यवस्था सुधारने के लिए प्रयास हो रहे हैं और इसी नज़रिए से चिंतपूर्णी के कायाकल्प करने के लिए जो रोड मैप मास्टर प्लान बना दिया है, सारे हवन से लेके जागरण तक जो है ऑनलाइन कर दिया है। वहाँ पे मंदिर की कायाकल्प की जा रही है। तो मंदिरों की दशा और दिशा सुधारने के लिए हम कदम उठा रहे हैं। भगवान में माथा टेकाते आप भी कहते लगा रहा नहीं, बड़े बुजुर्ग नहीं है, भगवान में हमारी आस्था है। चलिए ठीक है। दूसरी बात सर, अभी जिस तरह से एक ये था कि मैंने पहले भी सवाल किया था कि आपको वो चीज़ें मार गई कि आप बॉर्डर लाइन पे हो, पंजाबी बोलते हो, गुन्नाठी पे गेड़ा दे के रखते थे, है ना। मेरी भाषा वैसी है तो उसको अदरवाइज ना लीजिएगा आप। तो जिस तरह से ये रहा कि कहीं आपको ब्राह्मण होने वाली बात मार गई और एक बॉर्डर लाइन पे जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो आपको मार गई, तो आपका ऑरा नहीं देखा गया? लोगों के सवाल हैं ऐसे। नहीं देखिए, ऐसा है कि अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हरोली बॉर्डर पे है तो हिमाचल का हिस्सा है। हाँ। हिमाचल के जब पंजाब के पहाड़ी इलाके हिमाचल में मिलाए गए तभी विशाल हिमाचल बना। उसी की कॉन्स्टिट्यूंसी है और उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं 5 बार जीता हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं हिमाचल प्रदेश में जब से राजनीति में आया हूँ तब से लगातार जीत रहा हूँ। लोगों ने आशीर्वाद दिया। 5 दफ़ा जीतना। किस्मत ने टांग खींची आपकी सीएम की कुर्सी वाली तरफ को, या हालात ने? क्योंकि प्रतिभा सिंह भी आपकी फेवर में नहीं आई उस मसले में। नहीं देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, राजनीति में सबसे इम्पोर्टेंट होता है एमएलए बनना। एमएलए मेरी जनता ने, मेरे लोगों ने मुझे 5 दफ़ा बढ़ा दिया। आप चाहे ये सवाल उठाते रहो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी बॉर्डर की है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी पंजाबी बोलती है, बथेरे लोग। अब यहाँ पे मैं पालमपुर में आया हूँ और आज पंजाबी नाइट थी रात को, सब झूम रहे थे, नाच रहे थे। हैं, लाहौल स्पीति पंजाब में था, इधर डलहौजी पंजाब में था, उधर कुसुमटी पंजाब में था, उधर कुल्लू पंजाब में था। ये बातें नहीं है। अब ठीक है, सर मलाल तो आपको होगा कहीं ना कहीं। जिसको जो अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि ब्राह्मण होना कोई गलती है? सियासत में तो गलती नजर आ रही नहीं। अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे फख्र है ब्राह्मण होने का, इसमें क्या है? ठीक है, आप जब शादियां करते हैं तब आपको ब्राह्मण की ज़रूरत है। जब आपने जो है पैदा होता है गंडमूल से लेके जो है प्योवा तक जो है हरिद्वार, आप सबको हर जगह जो है हर स्थान पे आपको ब्राह्मण की ज़रूरत है। लेकिन आपको लग रहा है, या जो बात आप कर रहे हैं कि ब्राह्मण होना कोई गुनाह नहीं है, मुझे फख्र है कि ठीक है। मुझे पत्रकार होने की अपनी पृष्ठभूमि पे भी फख्र है, मुझे ब्राह्मण होने पे भी फख्र है, मुझे बॉर्डर की कॉन्स्टिट्यूंसी 5 दफ़ा लगातार 25 एक जीवन में 25 साल रह लेना एमएलए क्या फख्र की बात नहीं है? नहीं मारे तो आप बताएं, लोग एक बार आते हैं दूसरी दफ़ा चले जाते हैं। हम अगर 5 दफ़ा लगातार जीते हैं तो जो है जनता ने कुछ तो देखा होगा। और पहले से हमेशा ज़्यादा मार्जिन से जीते हैं। अगर पहले इलेक्शन में मेरे को 16,000 वोट पड़े थे, अब हमें 40,000 पड़े हैं। पहले में हम 5,000 जीते थे, अब लगभग 10,000 पे पहुँचने लगे हैं। तो इसलिए जो है जीत का अंतर भी बड़ा, वोट भी बड़े। हालांकि भाजपा ने तो खुला ऐलान कर रखा था कि मुकेश अग्निहोत्री को विधानसभा की चौखट पार नहीं करने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी आए, बड़े बड़े नेता वहाँ पे आए, और एक ही था कि सरकार भी बन जाए लेकिन मुकेश को नहीं पहुँचने। लेकिन मैं मुकेश मान गया सर, आप पहुँच गए, आप पहुँच गए भाई, आप पहुँच गए, ठीक है ना। तो विधानसभा में होना ये ज़्यादा जरूरी होता है, नंबर 1। नंबर 2, अपने जो भी मेरी पृष्ठभूमि वो है, मेरी उस पृष्ठभूमि से मैं चलता हूँ। और थर्डली आप कहते हैं कि जो है कांग्रेस की अध्यक्षा ने जो है साथ नहीं दिया। मैं नहीं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि आपको पूरा प्रदेश में ये मैसेज है। चलो, जो आपको जो भी लगता हो, लेकिन सब कुछ जो है राजनीति में सबका अपना सोच है, अपना फैसला है।
सबने अपने अपने हिसाब से काम किया। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मुझे कोई मलाल नहीं है, बीती तही बिसार दे आगे की सुधी ले। प्रदेश का फैसला हो चुका है, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनको प्रदेश का संचालन करना है। हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। एक दौर था कि ये कहा गया कि क्षत्रिय विहीन धरती जी दादा परशुराम जी ने कर दी थी। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर तो ब्राह्मण विहीन होते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा क्या है, 10 ब्राह्मण जीते हैं, 10 दलित जीते हैं कांग्रेस पार्टी से, ऐसी बात नहीं है। जो है ये परशुराम वाला फरसा उठ सकता है। नहीं, ये गुलदस्ता है। नहीं, ऐसा जो है, अब सरकार बन गई है, सरकार को आगे ले जाने का मसला है। अब इन बातों में कुछ नहीं रखा है कि किसकी क्या भूमिका रही और क्या किसकी क्या जात है या क्या किसको जो है क्या किसका क्या एरिया है। बात जातिगत पे नहीं थी, बात चली थी सियासत के अंदर। मुझे मालूम है कि आप कहाँ बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किन को बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अब बीती तही बिसार दे, जो हो गया डन इज डन, फैसला हो चुका है, सरकार बन चुकी है, उसको आगे बढ़ाना है। एक सवाल पूछूं, अनुराग ठाकुर, गांधी फैमिली की अगर मैं सियासत वाली भाषा में कहूँ कि वो उनको सूली पे टांग के रखते हैं, और इस बार बाई चांस ये हुआ कि सीएम और डिप्टी सीएम दोनों हमीरपुर पार्लियामेंट्री से हैं और अनुराग ठाकुर भी हमीरपुर पार्लियामेंट्री से चुनाव लड़ेंगे। आपके ऊपर तो बोझ आएगा ना सर कि सीट निकाल को दो, आपका हाईकमांड भी बोलेगा कि अनुराग ठाकुर को घर में बिठा दो, आप आगे अपना कैंडिडेट जिता के भेजो। आपको लग रहा है कि जिस तरह के हालात अभी तक बने हुए हैं हमीरपुर में, बिलासपुर में, ऊना में, जिस तरह से इग्नोर्ड सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की टीम ये सीट निकाल लेगी जब तक आपके साथ बाकी टीम नहीं होगी? नहीं, हम 4 की चारों सीटें जीतेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच सर। तो ये थे हमारे साथ मुकेश अग्निहोत्री, और इन्होंने आज बहुत ही बेबाकी के साथ अपना पक्ष रखा और कुछ एक चीज़ें बहुत ऐसी बोल दी जो शायद एक नेता नहीं बोलते, और उसमें वो अपना एक जो वजूद है उसको भी नज़र में रखते। मुकेश एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, इनसे हमारी बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।